बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 नवंबर जुमेरात का दिन है और ये वीलॉग सफ़र से आपके सामने। पहले अहम खबरें, जो इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से अडयाला जेल में, आपको पता है वो उस तरफ रवाना हुए। क्या ये मुलाकात आज होने देंगे? नहीं। और अगले जो 72 घंटे में जो नया ओहदा फील्ड मार्शल को जो मिला, उसके बाद उखाड़ पछाड़ क्या होने वाली है, इसके भी असरात। और शहबाज शरीफ को जो आर्मी एक्ट में तरमीम का हुक्म आया, 27वीं तरमीम की दोबारा मंजूरी, और इसमें इस्तीफ़ा देने वाले जो सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल्लो एक दफ़ा फिर निशाने पे, जो सेनेट में सर्कस लगने जा रही है, उसको भी बात करेंगे। और नवंबर के महीने में लॉन्ग मार्च की नूरीन खान ने खुशखबरी सुनाई। लीड कौन करेगा, नाम भी बताया। और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त भी सुहेल अफरीदी को, इमरान खान को मुज़ाकरात पर राज़ी करने की अपीलें भी सामने आ रही हैं। और ख़ान की रिहाई के सिलसिले में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तैयारियाँ, वो भी ज़ोरों शोर से, उसमें तमाम गैर मुल्की सफ़रा से सफ़ीर जो उनसे मुलाकात, ख़त लिखने के मामला, और अवामी मुहिम के लिए जो पूरा प्लेटफार्म बन रहा है। और अभी एक और जो बड़ी अहम खबर, जो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कल अमन जिरगा, उसमें 2 अहम रहनुमा अगवा हुए हैं। सुहेल अफरीदी ने उस पर एक्शन भी लिया हुआ है, वो तफसील भी। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इस्तीफ़े के बारे में आपको पता है, जो 2-3 बड़े अहम नाम है, 14 जजेस का जिक्र भी है। और लबैक पार्टी के 56 कारकुनों की रिहाई का आज हुक्म भी आया अदालतों से। इसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी किसी वक्त शुरू हो सकता है। क्या ये हाथी के दांत है या क्या वारदात है? बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की बात भी हो रही है, ये भी बड़ी अहम खबर है अगर इसमें वक्त मिला। लेकिन सबसे पहले सुहेल अफरीदी का, आपको पता है वो जेल में इमरान खान से मुलाकात का जो मामला है, वो अगले वीलॉग तक खबर आज, अगर मुझे इसमें इंशाल्लाह मिल गई तफसील। अभी तक तो रोका जा रहा है। और इमरान खान को देखे, जो सबसे बड़ी रिपोर्ट सुहेल अफरीदी ने देनी थी, वो इस खैबर पख्तूनख्वा के अमन जिरगे के मुतल्लिक़ थी। और इसमें इमरान खान की बड़ी वाज़ेह हदायत है कि किसी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के जो मामलात है, वो तरजीहात में पहले नंबर से ना नीचे जाएँ। इसीलिए ये अमन जिरगा इंतहाई अहम जिरगा था और बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इसमें तमाम खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें थी, वो ऑन बोर्ड थी। और सुहेल अफरीदी ने जैसा दिलेरी और बहादुरी, इसको आपको पता है, सब मानते हैं कि वो दिलेर आदमी है, लेकिन जो सियासी मामला फहमी थी, सियासी जमातों के जो 40-40 साल से रहनुमाओं से ज़्यादा जमहूरियत पसंदी और अमन पसंदी दिखाएगी, मामला फहमी दिखाएगी कि बदतरीन दुश्मन भी जो नामो निशान मिटाने की अमली इक़दामात कर रहे हों, उन्हें आप अपने साथ ना सिर्फ इज़्ज़त से बिठाएँ, बल्कि उनसे दस्तखत करवा के उन्हें अमन मुआहदे में लाएँ। ये बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी सियासत थी। तो ये सुहेल अफरीदी की नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की और जमहूरियत की भी जीत थी। याद देखिए, जमहूरियत का यही मतलब है ना कि सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई में लोगों को रखे साथ, हुकूमत अपोजिशन के इत्तफाक हो, बातचीत हो, बिल चले। यहाँ तहरीक इंसाफ के 3 लीडर गायब, उड़ा दिए इन्होंने। सेनेट ने सैफुल्लाह अब्दुल्लो ने कल इस्तीफ़ा दिया और यूसुफ गिलानी से कह रहा हम तुम्हें दोबारा भी बना सकते हैं। मतलब हमने इस्तीफ़ा माना ही नहीं, आज उसका वोट चाहिए, उसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा तस्लीम करने से इनकार, जो सर्कस लगी हुई है। तो जो अमन जिरगे में जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, हकीकी मानों में ये एक बड़ा ताज़ा खुशगवार हवा का झोंका था। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की जीत थी, सियासी जमातों की जीत थी। इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग ने ज़ाहिर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट पर शोर मचाया कि इनका नाम नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हैंड हो, अलामिया सख्त ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो 15 नुकात मंजूर हुए। अब ये रिपोर्ट जो है सुहेल अफरीदी ने इमरान खान को भी देनी है। ज़ाहिर इस रिपोर्ट के पहुँचने की रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसीलिए मुलाकात भी रोकी जा रही है। और दूसरा ज़ाहिर है मामला खान की रिहाई। अब इस नवंबर में देखें, एहतजाज 24 तारीख को साल पूरा होता है। इसमें अब इन्हें डायरेक्शन चाहिए इमरान खान से। ज़िम्मेदारी लीड करने के लिए तैयार है। नूरीन खान ने ये बात भी की है कि एहतजाज की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर सुहेल अफरीदी ने ले ली है और वो लीड करने पर भी तैयार है। लेकिन अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इनके साथ खड़ी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई। यहाँ इन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक के सफ़ीरों को जो मुलाकातें शुरू की, उसमें बताना शुरू कर दिया कि देखें ये हमारे साथ हो रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, आइन और कानून के हवाले से भी और जो जुल्म व सितम है उसके हवाले से भी, और आइंदा एहतजाज की लाएअमल भी, कि ये देखें हुकूमत हमारे साथ किस तरह कानून का खिलवाड़ कर रही है। कि पूरी दुनिया के मीडिया में आज देखें, अखबारात में, ये फील्ड मार्शल की तोसी का मामला है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है नवंबर की तैयारियाँ हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं। अब सड़क पर एहतजाज से भी पहले वो कह रहे हैं कि मुनफरिद एहतजाज होगा। वो किस तरह होगा, उसमें देखें हालिया दिनों में बर्फ़ भी बड़ी हद तक पिघली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे खान के मामलात को बेहतर, लेकिन इनके बीच में रवाबित शुरू हुए थे जो ख़त्म हो चुके थे। DGISI लेवल तक, MI लेवल तक जो बातचीत थी, उसमें अभी कुछ तेज़ी आई है, ये इनके अहम सोर्सेस का दावा है। लेकिन यहाँ अहम बात याद रखें, ये ऐन नवंबर में एहतजाज का टाइम आए तो ये डाइवर्जन शुरू होती है।
फिर आपको पता नहीं कि खबरें शुरू होती हैं बर्फ़ें पिघलने की और वगैरह, लेकिन अंदरूनी खाना मामलात उधर के उधर ही रहते हैं। अब इसमें इनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि नवंबर में ये मामला आगे बढ़ सकता है और बड़ी तेज़ी से, क्योंकि उसकी वजह एक तो ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी। अब सुहेल अफरीदी से लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत लग गई हैं, लेकिन जो अभी इस्टेब्लिशमेंट का बयान अगर आप देखें, फैसल वाडा ज़ाहिर है वो सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का लाउड स्पीकर है, उसने कहा कि सुहेल अफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म और सदर के साथ मुलाकात होनी चाहिए और फिलफौर वो रास्ता खुलना चाहिए। मसला देखें फेस सेविंग का भी ज़हन में रखें। एक तरफ यहाँ ये सियासत में मुदाखलत, ये कहते हैं हम नहीं करते, मुझे पता है आपको इस बात पे हंसी आ जाएगी, लेकिन हकीकत है ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का दावा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हमें सियासत में ना लेके। लेकिन आज इनके इंसार अब्बासी साहब, इनके सबसे बड़े लाउड स्पीकर फैसल वाडा के बाद, उसने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम दिया है कि इमरान खान सोचे कि टकराव और नफरत की सियासत ने क्या दिया है इसको, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को क्या मिला है। ये नफरत की आग में झोंक कर मतलब बदतमीज़ हो गए हैं, बदजुबान हो गए हैं, बहुतान तराश हो गए हैं। नून लीग के सहाफ़ियों ने भी लगातार फिर वही बयानियाँ उठाया। अब देखें ये वो लोग हैं सबसे पहले जो बयान लेकर आते हैं पैगाम रसां, ये हर दौर में एक हक पर खड़े हुए लोगों को यही कहते थे। इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी कोई मुज़ाहमत करे, खुद बुज़दिल हैं। तहरीक इंसाफ के मुज़ाहमती ग्रुप की, तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जाने वाले लोगों की तरह दुनिया के हर बुज़दिल शख्स की, हर दलेर शख्स से नफ़रत होती है, वो उसे बेवकूफ़ समझता है। वो दलेरी और बहादुरी को अक्लमंदी नहीं मानते, वो कहते हैं ये बेवकूफ़ है, ये सरेंडर नहीं करते, मुफाहमत नहीं करते, लेटते नहीं। ये पूरी इंसानी बनी नू इंसान की तारीख़ में आप देख लें कि ये मकबूलियत और कबूलियत का फ़र्क नहीं समझते हैं, ये जालिम और मजलूम का फ़र्क नहीं समझते। ये इमरान खान को मशवरा देने की बजाय कि माफ़ी मांग के वो मुज़ाहमत करके नवाज शरीफ की तरह लेट जाए, इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएँ। अब आप ये बताएं ये करना जायज़ है? इनको तो चाहिए बताते कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना, जो आर्टिकल 6, ये गद्दारी है 24 करोड़ आवाम के साथ। एक 22 ग्रेड का अफसर उठ के बदमाशी से, क्योंकि उस पर ताकत है, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना दे, इस्टेब्लिशमेंट झुका दे, तोड़ दे, ये सब कुछ ठीक है। सरों को गिराने की कोशिश करता रहे, सर दबाता रहे, सर उठाने ना दे, लेकिन जो आगे से रेजिस्ट करे, खड़ा हो जाए, वो विक्टिम ब्लेमिंग, उसे पकड़ लो। बहरहाल इस पर बात और भी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में होती रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो इदारों के अंदर शुरू हुआ, उसमें देखें बड़ा अहम चीज़ जो उखाड़ पछाड़ की बात, एयर चीफ के बारे में ज़ाहिर खबरें आ रही। मोहम्मद अली साहब ने जो अभी खबर दी, तजिया ने कहा कि आर्मी चीफ और एयर चीफ की 97 दफ़ा फ़ोन कॉल 10 मई से हुई, कोऑर्डिनेशन का सिलसिला था। अब देखें एयर चीफ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हुई इसमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत उन्हें मिली हकीकी तौर पर, क्योंकि असल में जितने वाले वो थे, ट्रंप ने भी जो 8, 6, 8, 10, 12, 15, 16 जितने भी जहाज़ के, वो सिर्फ एयरफोर्स ने गिराए हैं। तो अब उनके इस्तीफ़ा देने, तबादले के बहुत सारी और भी खबरें इस तरह की आ रही है कि उन्हें हो सकता है रिटायरमेंट की तरफ ले जाएं। 27वीं तरमीम के बाद देखें फील्ड मार्शल को ये पसंद नहीं आता कि कोई इनके मुकाबले में। आज इंटरनेशनल में जो अखबारात हैं वो क्या लिख रहे हैं कि ये मुकम्मल एक अमरीत, और अमरीत का मतलब अपने जैसा कोई नहीं। और फिर अभी ट्रंप का जो बयान आया ना एटमी हथियारों के हवाले से कि पाकिस्तान ज़ेर ज़मीन तजर्बे कर रहा है, और उसमें ज़ाहिर फ़ज़ाइया का बड़ा अहम मामला है, क्योंकि फ़ज़ाइया की एक तो शानदार कारकर्दगी है, दूसरी तरफ से इनका नाम सामने आना। अब वो बड़ी फ़ौज की तो ट्रंप ने तारीफ़ नहीं की, उसने भी फ़ज़ाइया की तारीफ़ की जगह जगह, तो और मिला जो इनाम है वो फील्ड मार्शल को मिला है। तो इसलिए एयर चीफ को तो मिला भी कुछ नहीं। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये मामला सामने आएगा, जहाँ जहाँ सामने कोई आएंगे तो वो उखाड़ पछाड़ होगी। लेकिन इसमें देखें ऐन मुमकिन है कुछ भी ना हो और सब कुछ हो जाए, सारा कुछ चेंज कर दे, इससे पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इदारे के अंदर जो उनका हक़ है, जो मर्जी इंटरनल मसला है, ये सारों को उठा के परे करते, सारों को उठा दे, ये जाने फ़ज़ाइया जाने और नेवी जाने। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कानून के हवाले से आप देखें, सारे के सारे जज अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट में कल कह दें हमने नहीं आना, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये उठा के पाकिस्तान का आइन फाड़ फूड़ के फेंक दे रदी में पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आवाम को नहीं पड़ेगा। ये जस्टिस मुनीब, जस्टिस फ़ारूक, दूसरा जस्टिस नाम ही देखें लोग याद नहीं आ रहे, अतर बिन अल्लाह वगैरह, ये सारे लोग अगर कल कह दें कि हम सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं, हम घरों में हम वापस नहीं आएंगे, 27वीं तरमीम में 28वीं के बाद हम लोग नहीं अब काम करेंगे, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने ऐन वक्त पे जब टाइमिंग थी, जब असर के वक्त इन्होंने रोज़े तोड़े, जब क़याम का वक्त है ये सजदे में चले गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाए ना जाए, वफाकी आइनी अदालत बने, शरई अदालत बने, जो मर्ज़ी से कोई फ़र्क नहीं। अब तहरीक इंसाफ को क्या धमकियाँ देने के आर्टिकल 17 में तब्दीली करके कालादम कर देंगे, बैन कर देंगे कि 2/3 अक्सरियत है हमारे पास, देखो हमें। मैं सोच रहा था जब 2/3 अक्सरियत तो आ जाए इनके पास, जब इलेक्शन भी नहीं हुए थे, हुकूमत का नामो निशान भी नहीं था, काजी फायज़ ने बल्ला छीन लिया था। आज तो 2/3 अक्सरियत है। आज तो सैफुल्लाह बड़ो तहरीक इंसाफ का कारकुन निकाल के वो सेनेटर बना दें, वो कहते हैं हम दोबारा कारकुन बनाएंगे, दोबारा सेनेटर बना देंगे, मेंबर बना देंगे।
खुद धड़ल्ले से कह रहे हैं, बदमाशी से कह रहे हैं। ये तो कल चाहे पाकिस्तान का नाम बदल के जाती उम्रा बिलावल हाउस GHQ रख दे, ये तो उनकी मर्जी है, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या पाकिस्तान को उससे फ़र्क पड़ता है? क्या मुल्क में अमन व अमान आ जाता है, मईशत बेहतर हो जाती है, सियासी इस्तेहकाम आ जाता है, मुल्क में बेहतरी? नहीं। ये 1990 से जब तक निकलेंगे नहीं, उस वक्त तक सियासत की जान नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का मामला नहीं हो सकता, और ये सब कुछ जुड़ा हुआ इनकी सियासत में मुदाखलत से। अभी पेशावर में आपको अहम खबर जो जिरगे के हवाले से, कल जो बड़ा अहम जिरगा हुआ उस पर देखें PTM के नुमाइंदे भी मौजूद है। PTM की वो जमात है जिसके ऊपर वो आए थे नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन, ये दो लोग। अब इन्हें रियासत कालादम तंजीम करार देगी, बैन करार दे चुके हैं। ये दोनों आए जिरगे में, उसमें कौमी सूबाई असम्बली में, उसके बाद दोनों अगवा हो गए। सोहेल अफरीदी ने फ़ौरन इदारों की तहकीक कराई, उसने कहा सूबाई इदारों के पास नहीं है, ISI है, MI है, किसी मिलिट्री है, किसी और इदारे ने उठाया जो अक्सर उठा लेते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे में आए, वजह क्या थी यहाँ से उठाने की कि यहाँ इनके पख्तूनों के साथ इख्तलाफात पैदा हों। हालांकि इन्हें देखें बड़ी मोहब्बत से बुलाया गया, जिरगे में आए, वहाँ के अपना मौक़िफ़ दें, बातचीत करें। उन्होंने तकरीरें सुनी, सारा कुछ किया। इनके साथ वहाँ जो हॉल के अंदर जो तकरीरों के बाद इन्हें तकरीर का मौका नहीं मिला, जिस पर वो बड़े नाराज़ भी हो, बार सोशल मीडिया पर शोर भी मचाया कि हमें यहाँ बात करने नहीं दी गई। उसमें बहुत सारी वो 5-5 मिनट, अच्छा मुझे जो पता चली कि 5 मिनट की तकरीर का क्या कि लोग 30-30 मिनट लगे रहते थे। तो वो तकरीर का ये ज़्यादा पाकिस्तानियों की आपको पता है, हमें माइक मिल जाए तो हमारा छोड़ने को दिल नहीं करता। लेकिन तराने पे भी कह रहे थे खड़े ना होने की वजह से तकरीर का मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल में देखें वो गुस्ताखी तो ज़रूर है, गद्दारी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना गद्दारी कर दी इन दोनों ने, गद्दारी नहीं है तराने के ऊपर ना खड़े होना, गुस्ताखी है। वतन के साथ खड़ी होनी चाहिए, मोहब्बत है, एहतराम का रिश्ता है। लेकिन ये नहीं करते तो उसे गद्दार नहीं आप कह सकते। लेकिन वही 1990 वाले लगे हुए हैं। आपको पता है वो जो चौधरी निज़ाम साहब जो अभी अफ़गानिस्तान के वो बंदा जो उन्होंने पकड़ा पहली इब्तदाई मोहसिन नकवी की रिपोर्ट में कि जो बंदा पकड़ा इस्लामाबाद मामले में अफ़गानी है, उसे उर्दू भी नहीं आती, उसके पास करेंसी क्या थी अफ़गानिस्तान की और डॉलर्स थे, अमरीकी डॉलर्स। मैं हैरान हूँ, इस दफ़ा भारतीय करेंसी का जिक्र नहीं आया कि भारतीय करेंसी भी थी। हमेशा इनका वही मामला होता है। और ये इनकी जो 2 नंबरियाँ होती हैं ना, असल में यकीन करें इस वजह से सारा पहले का बाजोड़ से है, आपका अफ़गानिस्तान से है। जिस तरह कैडेट कॉलेज वाना में भी देखिए वो ऑपरेशन हुआ। मुझे समझ नहीं आती, जब आप कामयाब हैं, आपका बेहतरीन काम, तो आपको बयानियाँ बनाने की ज़रूरत क्या है? जब लोग आपकी बात वैसे ही तस्लीम कर लेते हैं, आपके पास बंदूक भी है और लोग वतन से मोहब्बत भी करते हैं, मार कुटाई भी होती है, तो खामोश होकर आप कहते हैं, लोग कहते हैं आपने ठीक ही किया होगा। तो ये फिल्में बनाने, ड्रामे बनाने और ये नौटंकियाँ करने की क्या ज़रूरत है? अभी वो वाना में जो ऑपरेशन, वो बच्चे मुस्कुराते हुए भागते हुए निकल रहे हैं बाहर कैमरे को देख के। इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। ये अफगानी करेंसी पकड़ी गई, भारतीय करेंसी पकड़ी गई, 90 की दिहाई से निकले। अब कौन करेंसी लेके साथ घूमता है? बट टैप अब तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के जब आप बयानात करवाएंगे तो फिर यही हाल होगा। अभी वो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा वाना का ऑपरेशन बड़ा कामयाब। इनके होते हुए श्रीलंका की टीम अपने मुल्क में हमें कह के जा रही है हम यहाँ नहीं रह सकते। और राना सनाउल्लाह जिसका काम वजारत दाखिला, और वो कह रहे क्या कि हम देखें आर्टिकल 243 कैसा मंजूर करवाया आपने आर्मी चीफ के लिए कि उसमें गलती भी कोई नहीं पकड़ सकता। वो बंदा गलती पकड़ेगा उसे आप छोड़ेंगे जो तनकीद करेगा। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस से दुनिया भर में सवाल पूछे थे, भारत बांग्लादेश में, यहाँ भी यही पूछा। 7 लाख की फ़ौज है, जदीद टेक्नोलॉजी है, 62,000 ऑपरेशन हो चुके हैं। ये 5-7 हज़ार लोग ख़त्म नहीं हो सकते कि सहूलतकार हैंडल सर्वर पकड़ने के दावे आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान, दुनिया जहान के नाम आ जाते हैं। तनख्वाहें आपको इतनी भारी इमरात, इतने लंबे लंबे मेडलों के ढेर लगे हो, लेकिन आप यहाँ काम कर नहीं सकते। बात वाना में ऑपरेशन कामयाब होने की नहीं, असल जिम्मेदारी है कि वहाँ ऑपरेशन की नौबत ही ना आती, ऐसे ज़रूरत ही ना पड़े ऑपरेशन की। लेकिन वो तब होगा जब सियासत में मुदाखलत छोड़ेंगे, अदलिया में मामलात छोड़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत से हाथ निकालेंगे, जितने भी सियासतदान हैं उनको आज़ाद करेंगे। अभी आप देखें मुकदमात में देख रहा था पाकिस्तान की जेलों में और दुनिया में कैद का तनासब। 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। यहाँ जराइम की शरह मैंने देखी तो एक चार्ट बनता है 17 साल से लेके 17 साल की उम्र से लेके 31 साल की उम्र तक, वो उम्र है जहाँ पहली दफ़ा FIR होती है। ये दुनिया भर में शुमारियात में चेक कर रहा था, उसमें पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ की तारीख का मुनफरिद केस है कि इमरान खान के ऊपर पहली FIR जो हुई है वो 71 साल की, 17 को यानी उलट करे 71 साल, और फिर 1 साल के अंदर इमरान खान के ऊपर 300 से ज़्यादा केस बने हैं। इमरान खान की पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर एवरेज औसतन 80 से ज़्यादा मुकदमात हैं। और ये उसी तरह 9 मई, फॉल्स फ्लैग, और फिर ये पाकिस्तान की आवाम में सिक्योरिटी इदारों की झूठी बातें सच्ची तस्लीम करती भी नहीं सी। अब ये सारे मामलात हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो अगले इंटरव्यू में इसार राना साहब के साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू वो ज़रूर चेक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।